सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज हम अब बात करेंगे पाकिस्तान के दिफाई एस्पेक्ट्स के हवाले से जो अहम सवालात उठते रहे हैं। पिछले चंद माह में हमने ईरान और इसराइल जंग को भी देखा, पाकिस्तान भारत का भी कॉन्फ्लिक्ट विटनेस किया। क्या आने वाले दिनों में भारत एक और मिस एडवेंचर कर सकता है? पाकिस्तान इसके लिए तैयार तो है, लेकिन क्या वाकई इसमें कुछ हकीकत है नहीं, और उसके ऊपर बात करेंगे। और रिसेंटली पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ गेन की है इंटरनेशनल फोरम्स पे, और पूरी दुनिया अब इस बात का गवाह है, उसको हम कैसे मज़ीद कैपिटलाइज़ कर सकते हैं, इस के और अहम सवालात पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब, माहिर सिक्योरिटी अमूर हैं, KP बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब इज़ अ ब्रिलियंट डिफेंस एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। जनरल जाहिद, भारत के वज़ीर आज़म और चंद दीगर वज़रा रिपीटेडली कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। मोदी के ख़िलाफ़ डोमेस्टिक फ्रंट ने भी काफ़ी तनकीद की है। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अक्टूबर तक भारत पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। डू यू ऑल्सो बिलीव इंडिया इज़ लाइकली टू इनिशिएट अनदर मिलिट्री एस्केलेशन इन नियर फ्यूचर? जी, थैंक यू वेरी मच राजपूत फॉर द इनवाइट। देखिए, बात इस तरह है कि भारत का जो माइंडसेट है, हिंदुत्व RSS का माइंडसेट, मोदी जो है वो उसी माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हुए थोड़ा सा काइनेटिक में ज्यादा बिलीव करते हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि डोवल की हम बात करते हैं, अक्सर वो कहते हैं कि जी वो डिफेंसिव ऑफेंसिव की बात कर रहे हैं, वो प्रॉक्सीज की बात करते हैं, वो ब्लीड करने की बात करते हैं। बलूचिस्तान में जो एप्लीकेशन है उसको वो रिप्रेजेंट करता है, उनका माइंड, और वो एप्लीकेशन है या जो खैबर पख्तूनख्वा में अभी फित्ना अल खवारिज की शक्ल में। तो भारत एक क्लाइंट जो है, एक प्रॉक्सी स्पॉन्सर के तौर पर सामने आता है, और ये वो डोवल की थिंकिंग है जो RSS से जन्म लेती है। मोदी भी RSS की थिंकिंग से जन्म लेती है। उनकी जो चीजें हैं वो ये काइनेटिक में ज्यादा बिलीव करते हैं। वो कहते हैं जी एप्लीकेशन हो, जो भी फोर्स अवेलेबल है उसकी पूरी की एप्लीकेशन होनी चाहिए, उसी को सामने रख के वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और उसी को सामने रख के वो एप्लीकेशन करते हैं अपने हेजमोन जो इंडियन डिजाइन्स हैं उनको मुकम्मल करने के लिए। मोदी जो है वो इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज को नहीं बर्दाश्त कर सकता, और इंडिया के बाहर किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को नहीं बर्दाश्त कर सकता, और पाकिस्तान के वजूद को तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये वो अवामिल है, ये वो चेंज है जो डोवल की थिंकिंग में और मोदी की थिंकिंग में है, जो एप्लीकेशन हम देखते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूँ कि वो किसी वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ किसी लेवल की भी, फ्रॉम टेक्टिकल टू स्ट्रेटेजिक लेवल, और जो प्रॉक्सी है यानी कि जो वॉरफेयर उन्होंने की हुई है वो तो हाइब्रिड के बीच में दैट इज कंटिन्यूइंग। तो ऑपरेशन सिंदूर इस शक्ल में जारी है, लेकिन उस जो जंग का खतरा है वो जब तक मोदी साहब बैठे हुए हैं, ये थिंकिंग बैठी हुई है, ये माइंडसेट बैठा हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर खतरा मंडलाता रहेगा। बट पाकिस्तान इज वेल अवेयर ऑफ दिस। और बिल्कुल जनरल साहब, आई प्लीज होल्ड यू है। एहसान टीपू, जैसे इंडियन डिफेंस अताशी ने इंडोनेशिया में पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए, कांग्रेस की तरफ से इसका पॉलिटिकल बैकलैश भी आया। अक्टूबर नवंबर में बिहार में इलेक्शंस भी है, और मोदी हुकूमत पर इस वक्त काफ़ी प्रेशर है। पाकिस्तान से शिकस्त और फिर डिप्लोमेटिक ह्यूमिलिएशन के बाद आपको लगता है कि इंडिया फिर हमला करेगा, फिर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के करने का जवाब ढूंढेगा? जिस तरह से पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया है इंडिया को, और जो रफाल के हवाले से रिपोर्ट्स आई हैं, और वो सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने भी कंसिस्टेंटली वो क्लेम किया है कि कई जो है यानी मल्टीपल रफाल जो है पाकिस्तानी गिराए हैं। तो मेरे ख्याल में नियर फ्यूचर में तो ये सच मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन जनरल साहब ने जो बात की कि वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा जो प्रॉक्सी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं पाकिस्तान में, और वो सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको यानी जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उसके ज़रिए, वो और भी पॉलिटिकल जो मामला है उसके ज़रिए भी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल वो एफर्ट या उनके जो लॉबीज हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो उनको यूटिलाइज करके वहाँ पे भी आपको चौक करने की कोशिश करेगा। तो उस पर भी मेरे ख्याल में सिर्फ ये नहीं कि हम
जंग पे और जो मिलिट्री अफेयर्स हैं उस पर फोकस रहे, बल्कि जो सफारतकारी है पाकिस्तान को उस पर बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि जंग के दौरान भी बड़ी अच्छी सफारतकारी रही पाकिस्तान की। इसहाक डार साहब को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने इंगेज किया जो ब्रादर मुल्क हैं मुस्लिम वर्ल्ड में और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ भी। तो मेरे ख्याल में कि ये जो इंडिया के साथ मामलात हैं ये मल्टाई फ्रंट है, इसको क्या यानी सिर्फ मिलिटरली नहीं देखना चाहिए, और इसमें इंटरनल जो स्टेबिलिटी है पाकिस्तान की वो भी बहुत ज़रूरी है। मुल्क और जो कौमें हैं वो यानी जब तक इकनॉमिकली स्टेबल नहीं होगी तो वो फिर जंगें भी नहीं लड़ सकती। और वो चीज़ें रिसेंटली हमने देखी भी, जो हमारे रीजन में पड़ोस में भी एक जंग हुई कि वहाँ पे दावे तो बड़े किए जाते थे, लेकिन जब एक्चुअल जंग की बारी आई तो वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। तो पाकिस्तान जो है इंडिया के साथ जो उनके मामलात हैं ये मल्टाई प्रॉन्ग है, मल्टाई यानी डायमेंशनल है, और सब पे फोकस करना चाहिए कि कैसे इसको टैकल करना और कैसे इसको काउंटर करना है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल जन साहब यही था कि हिंदुत्व और ज़ोनिज़म में बहुत काफ़ी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं। इंडिया और इसराइल के दरमियान एक मिलिट्री अलायंस भी मौजूद है, और हालिया ईरान के साथ जंग में इसराइल हुकूमत के कुछ एक्स ऑफिशल्स ने ये भी कहा है कि आफ्टर ईरान कैंपेन वी में सीक टू डिसमेंटल पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर इंडिया ने कोई ऐसा मिस एडवेंचर किया तो आपको लगता है कि इसमें इसराइल भी शामिल हो सकता है, जैसे माजी में भी इन दोनों की कोशिशें रही हैं? देखिए राजपूत, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो इजराइल के साथ हमारे अगर इश्यूज हैं इसमें तो कोई शक नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे पाकिस्तान के लिए हमारे जो इजराइल का जो स्टेटस है वो बड़ा क्लियर करके चलेंगे। तो पाकिस्तान इजराइल के बारे में बड़ा क्लियर है, हम उसको उस वक्त तक नहीं मानते जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको वो एड्रेस नहीं करता, चाहे 2 स्टेट सोल्यूशन है या जो भी है। जब तक उस तक जो फलस्तीन की आवाम जब तक एक सोल्यूशन को मानेंगी नहीं, पाकिस्तान इसकी एग्जिस्टेंस को या इसकी जो रिकॉग्निशन है वो नहीं करेगा। ये तो हमारा डिप्लोमेटिक एक स्टांस है जी। बट इसराइल के साथ पाकिस्तान के ज्यादा जो खिलाफ या जो हालात खराब किए गए वो बेसिकली इंडिया ने उनको इतना डराया हुआ है कि एज इफ दिस इज जो पाकिस्तान के हमारे लेट से कि हमारे जो एटमी असासे हैं, दिस इज ओनली फॉर पाकिस्तान और एंटी अमेरिका, सॉरी एंटी इंडिया के अलावा हमारा कोई इस तरह का एनिमी नहीं है। वो जिधर जिस प्लेटफॉर्म पे जाएगा, जितना दूर जाएगा, जितने उसकी रीच होगी, पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्ड करता रहेगा इन द रेंजेस ऑफ द मिसाइल्स और अपने प्रोग्राम्स के अंदर। हमारा इजराइल के बारे में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम इजराइल को तबाह करने के पैदल पे है। बट एनीवे जो कोलैबोरेशन और इनका आपस में मिलाप हुआ है वो हम ऑलरेडी पास में भी देखते आए हैं। अभी पहलगाम वाकये में कुछ चीजें नजर आई हैं और कंटिन्यूसली एक इनकी शराकत दारी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जिस तरह ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है उसके बाद आई थिंक इजराइल अभी 10 दफा सोचेगा किसी और मुल्क के ऊपर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाने से पहले, क्योंकि ये न्यू नॉर्मल सेट करने चले थे दोनों मुमालिक, और लेकिन न्यू एबनॉर्मल जरूर सेट हो गए कि भारत की जो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है वो कुछ 40-45 मिनट के अंदर अंदर इररेलेवेंट हो गई, और इजराइल जिसको आदत थी दूसरों की सरजमीन पे जंग लड़ने की, ये जंग उनके अपने शहरों में चली गई। तो थिंग्स हैव चेंज्ड। हम वॉर को प्रोपेगेट नहीं कर रहे, हम स्टेबिलिटी का फैक्टर है पाकिस्तान इस वक्त रीजन में। बट हमारे रीजन में देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, दैट इज इंडिया, और मिडिल ईस्ट में देयर इज अ बिग एलिफेंट इन द रूम, दैट इज इजराइल। इनकी कोलैबोरेशन है पाकिस्तान के खिलाफ, अभी भी इनके बहुत सारी चीजें जिसमें ये इन्वॉल्व रहे हैं। इंडिया को इनकी सपोर्ट हासिल थी स्पेशली ड्रोन्स में, उनके ऑपरेशंस में, और बहुत सारी चीजें ऐसी पास में हुई हैं जिसमें इजराइल का और इनका कोलैबोरेशन रहा है। तो दोनों की थिंकिंग एक जैसी है। बट पाकिस्तान की तरफ जब वो बढ़ेंगे तो पाकिस्तान इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री जी, एक सिग्निफिकेंट कंट्री है जो ऑल डोमेन्स में रिस्पॉन्ड करना जानती है। और आई थिंक किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया जैसे मुल्क को, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि 40-45 मिनट के अंदर ही आपने इररेलेवेंट कर दिया, यू एम्बैरेस देयर मिलिट्री फोर्सेस। ये किसी भी मिलिट्री कमांडर की सबसे बड़ी एक मिलिट्री उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपोनेंट की मिलिट्री को एम्बैरेस करे इन द आईज ऑफ देयर ओन पीपल। यही क्रिटिक अब उन पे हो रही है, और वो जो रियलिटी से दूर है, एक गोदी मीडिया की तरह उन्होंने की वजह से उन्होंने लोगों को झूठ, फ्रॉड, खौफ, जंग का एक ज़हनी मरीज बना दिया। तो दिस इज अ फैनेटिक लीडरशिप तो इसको मैं नहीं कहूंगा, ये पॉलिटिकल ठग्स है और बेसिकली टेररिस्ट है, जिनके इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ टेररिज्म इसमें शामिल करते हैं। जी टीपू, माजी में भी हमने देखा कि जब भारत के साथ हालात ख़राब हुए तो पाकिस्तान की सियासी क़यादत में यूनानिमिटी नज़र आई हमें, लेकिन अब PTI आशूरा के बाद एक तहरीक शुरू करने जा रही है।
पॉलिटिकल पोलराइजेशन में इजाफा होता जा रहा है इन सच वोलेटाइल रीजनल एनवायरनमेंट। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है? डू यू थिंक दैट वी आर एबल टू मेंटेन दिस एट दिस वेरी मोमेंट? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है, चाहे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसके ज़रिए फिर आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, बल्कि मैं तो सिक्योरिटी मामला देखता हूँ जो टेररिज्म के हवाले से, तो वो भी बिल्कुल इंटरलिंक्ड है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। लेकिन एक चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर PTI पीसफुल प्रोटेस्ट की तरफ जा रही है तो मेरे ख्याल में उसको रोकना नहीं चाहिए। जो सिविलाइज सोसाइटीज़ हैं, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ हैं, उनको भी सांस लेने की इजाज़त होनी चाहिए। ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो वो मोदी का हाल भी हमने देखा कि वहाँ पर सो कॉल्ड डेमोक्रेसी तो है और वो क्लेम भी करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पे जो सिचुएशन बनी हुई है कि न मीडिया आज़ाद है वहाँ पे, न पॉलिटिकल पार्टीज आज़ाद हैं, और कुछ ऐसे डिफेंस एनालिस्ट जो इंडिपेंडेंट तस्वर किए जाते हैं उन पे भी यानी रिस्ट्रिक्शंस लगी। जो पाक इंडिया जो एक कॉन्फ्लिक्ट जब यानी जारी था, तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान को उससे भी सीखना चाहिए। और जो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगी सोसाइटी में, और पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है, यानी दुनिया का सबसे यानी 5वां बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है, तो वहाँ पे अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो ये नो कि वो गलत रिएक्शन हमें फ्यूचर में देखना पड़े, तो और उससे मामलात मजीद ख़राब होंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट हर पाकिस्तानी का हक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको देता है, और उसको मेरे ख्याल में रोकना नहीं चाहिए। हाँ, एंगेजमेंट होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, PTI को भी जो गवर्नमेंट है उनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, बजाय ये कि इदारे की वो रट लगाएं कि हमने सिर्फ इदारे से बात करनी है। तो इस तरह के जो मामलात हैं पॉलिटिकल, वो पॉलिटिकल फोर्सेस को रिजॉल्व करने चाहिए, उसमें ना किसी इदारे को बीच में आना चाहिए, ताकि और PTI को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी ह्यूज मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट है यहाँ, और बाकी भी मुल्क में उनकी रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे पार्लियामेंट में भी है। तो मेरे ख्याल में कि इस तरह के जो पॉलिटिकल है पीसफुल मीन से अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हो तो उसको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। जन साहब आपकी तरफ आती हूँ। शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान में भी इंडिया की प्रॉक्सीज सरगर्म हैं। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश हो रही है। इसको काउंटर करने के लिए हमें कौन सी कॉम्प्रहेंसिव मेजर्स लेने चाहिए? ले तो रहे हैं हम, लेकिन क्या इसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है काइनेटिक और नॉन काइनेटिक टर्म्स में? जी बिल्कुल है। देखिए, ये इवॉल्विंग प्रोसेसेस होते हैं, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेसेस होते हैं। आप जब भी आपकी पॉलिसी वीक होती है तो उसका आपको खमियाजा भुगतना पड़ता है। आज जो आप खमियाजा भुगत रहे हैं उसमें एक मेजर रीजन वही है, जब नेशनल एक्शन प्लान 2014 में हमने किया था तो उस पर जो ट्रू लिटरेट स्पिरिट में इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। पाकिस्तान में जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस या जो भी एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस हुए हैं, क्लियर, होल्ड और बिल्ड की बुनियाद पर हुए। जी, क्लियर और होल्ड टू सम एक्सटेंट तो हो जाता है, लेकिन जो बिल्ट है वो कायम नहीं रहती। अभी देखिए ना, मुशर्रफ साहब के टाइम में जो कैटेगरी A एरियाज बने, या बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वो वापस रिवर्ट हो गए कैटेगरी B एरिया में। तो ये क्या, किस चीज की निशानदेही करता है? ये निशानदेही करता है बैड गवर्नेंस की, और बैड गवर्नेंस इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर टेररिज्म स्प्रेड इन पाकिस्तान। जी, इसी का फिर फायदा जो है वो प्रॉक्सी स्टेट स्पॉन्सर्स जो होती हैं वो फायदा उठाती है। इंडिया इसी का फायदा उठा रहा है। जी, अफगानिस्तान की सरजमीन का देखे ना, एक क्यास है अफगानिस्तान के अंदर। काबुल के अंदर उनकी हुकूमत तो है लेकिन पूरा कंट्रोल नहीं है। फिर बाय प्रोडक्ट है वॉर की वो हुकूमत। फिर वहां पे जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, एक स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसी सरजमीन को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान में जो बैड गवर्नेंस के जो इश्यूज हैं उनका फिर पूरा फायदा उठाते हैं। तो ये वो अवामिल है जो हमने इंटरनली कर रहे हैं। देखिए, आपने पॉलिसी की बात की, पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल पॉलिसी है, ऑफ कोर्स We need to have partners जो हमारी पॉलिटिकल डायलॉग में, हमारी डिप्लोमेसी में, हमारी मिलिट्री एप्लीकेशन जो आउटसाइड है, या जो इंटेलिजेंस है, जो शेयरिंग है, जो कोऑपरेशन है। ऑलरेडी हम बड़े फोरम्स पे मेंबर्स हैं जहाँ पे हमारे टेररिज्म के ऊपर खासतौर पे ये जो रैट्स है SCO के बीच में जो हमारे रीजनल टेररिज्म को देखती है, यूनाइटेड नेशन में हमारा रोल है। अमेरिका के साथ अभी हमारे हालात बहुत बेहतर हुए हैं, तो हमें फायदा उठाना चाहिए इन अवामिल का जिस वक्त मौजूद है। फिर इंटरनल, इट इज काइनेटिक प्लस जो सोशल प्रॉन्ग, इकोनॉमिक प्रॉन्ग जाना है। क्योंकि देखिए ना, ये जो टेररिज्म है इसके अगर ब्रीडिंग ग्राउंड यहाँ पर मौजूद रहेंगे तो कोई भी पैसे देकर इनको फ्रेंचाइजेस को उठा के यूज करता रहेगा। अब इस वक्त पाकिस्तान की अवाम और खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को पता है कि ये जो फितना अल खवारिज की एप्लीकेशन हो रही है, इनका शरीयत से, ये शरिया से कोई ताल्लुक नहीं है। दिस टेररिज्म इज वेरी क्लियर टू द पीपल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा।
बलूचिस्तान के लोगों को अब समझ आ रही है। ऑफ कोर्स वहां पे यूनिवर्सिटीज में, स्टूडेंट्स में, यूथ में बहुत काम हुआ है, जहाँ पे सबवर्जन हुई है, लोग दूर हैं, लेकिन देखें वो किस वजह से दूर होते हैं। वो शुरू करते हैं जो डेप्रीविएशंस है बलूचिस्तान की, उसके ऊपर एक चीज शुरू होती है और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो सोशल मूवमेंट जो है वो सोशल डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट्स में हो जाती है। जो सियासतदान इलेक्शन जीत के असेंबली में नहीं पहुंच सकता, वो भी उन्हीं सोशल डिप्रीविएशंस के ऊपर सियासत कर, जब तक हुकूमत पे होते हैं ठीक है, हुकूमत से बाहर होते हैं उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं। तो ये वो अवामिल है जिसको एड्रेस करना है गवर्नेंस से। जैसे टीपू साहब कह रहे थे ना कि ये ऑल पूरे स्पेक्ट्रम है जी हाइब्रिड का, डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमिक्स में, फाइनेंशियल। तो एज अ स्टेट, होल ऑफ ए नेशन, सब इदारों ने इसके ऊपर काम करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एंड विल टू ओवरकम दिस मेनेस, और ये हो जाएगा। कोई वो इस तरह नहीं है, अगर हम एक फोकस अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। टीपू, चूँकि आप बॉर्डर इशूज़ और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को फॉलो कर रहे हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की एक बड़ी वजह अफ़गानिस्तान भी है, गुज़श्ता दिनों चीन में कुछ आम मुलाकातें भी हुई। इन मुलाकातों के बाद अफ़गान हुकूमत के एटीट्यूड में कोई तब्दीली हुई? वैसे मैंने बड़ा सतही सा सवाल पूछा है, बट आई स्टिल वांट द आंसर। हाँ बिल्कुल, एफर्ट्स हो रही हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान की तरफ से भी, और ये यानी इसहाक डार साहब उन्होंने विजिट किया काबुल का, वहाँ पे उनकी मुलाकातें भी हुई। जो अफगान इंटर्म गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर है मुल्ला हसन साहब, उससे भी मुत्तकी साहब जो फॉरेन मिनिस्टर है। फिर उसके बाद जो ट्राईलेटरल एक मैकेनिज्म है जो 2017 से अक्सर लोग लिंक करते हैं कि अभी यानी ये चीज़ शुरू हुई है, तो ये 2017 से यानी जब अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त से ये मैकेनिज्म था। तो वहाँ पे भी मुलाकातें हुई हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के, और वहाँ पे जो यानी सीपे की एक्सटेंशन की बात हुई है कि अफगानिस्तान को भी उसमें शामिल करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा कंसर्न है और होना भी चाहिए वो है सिक्योरिटी के मामलात। और पाकिस्तान तवादुर के साथ कह रहे हैं कि अफगान सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, चाहे वो पाकिस्तानी तालिबान की शक्ल में हो। बल्कि रिसेंटली उन्होंने जो जाफर एक्सप्रेस का हमला हुआ तो उन्होंने जो BLA उनके हवाले से भी सीनियर ऑफिशियल्स ने क्लेम किया कि वो भी अफगानिस्तान से यानी उनकी कम्युनिकेशन जो ट्रेस की गई तो वहाँ से उनको यानी अहकामात मिल रहे थे। तो और ये बड़े शदीद किस्म के इल्ज़ामात हैं और वो हम ग्राउंड पे भी देख रहे हैं कि ग्राउंड पे यानी मैं सिर्फ एक आपको मिसाल दूं कि पिछले तकरीबन 9 दिनों में तकरीबन 32-33 के करीब जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो यानी टारगेट हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। आज जो सब बहुत बड़ा वाक़या हुआ बाजवाड़ में कि जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर और उसके साथ तहसीलदार और तकरीबन 3-4 के करीब जो पुलिस वाले थे वो सारे टारगेट हुए हैं और सबकी शहादत हुई है। और खैबर पख्तूनख्वा में वैसे भी अगर देखें तो वहाँ पे जो मिलिटेंट्स हैं उनकी प्रेजेंस वगैरह उनका इंग्रेस बहुत हद तक यानी बहुत ज़्यादा हो चुका है। चूँकि मैं कवर कर रहा हूँ इस इशू को, जो पहले वाली TTP थी हकीमुल्लाह महसूद के टाइम पे या फजलुल्लाह के टाइम पे और आज की TTP, तो मुझे लग रहा है कि जो आज की TTP है वो जो मादी की TTP है उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई है। उनके रिक्रूटमेंट्स के हवाले से भी, नए असला के हवाले से भी और प्रोपेगेंडा फ्रंट पे भी। तो स्टेट को पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है अभी भी मुझे लग रहा है कि वो जो खैबर पख्तूनख्वा के मामलात हैं उनको पेरिफेरी के मामलात समझ के यानी इग्नोर किया जाता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उनमें ना इतनी कैपेसिटी है और रिसोर्सेज की भी कमी है। तो जब तक ये दोनों यानी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट साथ मिल के जो सिक्योरिटी के मामलात हैं इनको यानी टैकल करने की कोशिश नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि मामलात बेहतर होंगे। ये जो यानी खैबर पख्तूनख्वा के जो आज के हालात बन रहे हैं ये फ्यूचर में, बल्कि मैं तो देख रहा हूँ कि नियर फ्यूचर में ये चीज़ें पंजाब तक भी एक्सटेंड हो सकती है। और ऑलरेडी जो मियांवाली डिस्ट्रिक्ट है और डेरा गाजी खान वहाँ पे जो TTP के हैं उनकी पेट्रोलिंग भी होती है, वो उनकी तरफ से हमले भी होते हैं, टारगेटेड एसेसिनेशन भी होते हैं। बल्कि अभी तो कुछ इस तरह की वीडियोज़ भी आई हैं कि जिसमें वो ड्रोन जो है वो भी इस्तेमाल करें अपने हमलों में। तो ये न हो कि फिर पूरे मुल्क तक ये जिस तरह बहुत आम खबर है टीपू जिससे आपने आगाह किया है। जी जनरल साहब, ईरान के हवाले से बात करेंगे। ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से तावन मुअत्तल कर दिया है, उन्हें ईरान विजिट करने की भी इजाज़त नहीं दी। ईरान इसराइल जंग के बाद अब आप किस तेज़ी से ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम होता देख रहे हैं और कब तक आपको लगता है कि ईरान अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर कर सकता है? क्योंकि 1930-50 से तो ईरान इस प्रोसेस में है लेकिन कभी डिक्लेयर नहीं कर सका अपने आप को। जी देखिए, बिल्कुल उन्होंने IAEA को बैन किया है, अपने उधर किया है। देखिए IAEA का जो 20th का जो डिसीजन आया था, जो इन्होंने बात की थी कि जी ईरान कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो मेजर कॉज बना
उसने एक कासस ब्लाई बना और रीजन दिया फॉर द वॉर ऑन ईरान, तो वो लोग जो है एक्सेप्टेंस नहीं है इस वक्त पीपल ऑफ ईरान जो है, दे हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन दिस एजेंसी जी। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना पैंतरा बदला, उन्होंने कहा कि जी एनरिच भी कर रहा था, तो हर तरह की ऑप्शन उन्होंने रख दी, हमला करने वालों को भी ऑप्शन दे दी और जिन पे हमला होना है उनको भी ऑप्शन दे दी। आप एक ट्रस्ट, एजेंसी हैज लॉस्ट द ट्रस्ट जी, और फिर उसको डीवैल्यू कर दिया बिग पावर्स ने, वॉशिंगटन ने भी उसको डीवैल्यू किया, और इजराइल तो हर जो कॉन्फ्लिक्ट मैकेनिज्म या जो वॉच डॉग्स हैं उनको अंडरमाइन करना उसका एक वतीरा है जी। वो तो कभी सिक्योरिटी काउंसिल को अंडरमाइन कर देते हैं, सेक्रेटरी जनरल के बारे में रिमार्क्स दे देते हैं, इंटरनेशनल अदालतों के बारे में रिमार्क्स दे देते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो कॉन्फ्लिक्ट मैकेनिज्म के इदारे हैं वो सारे अंडर स्ट्रेस है, चैलेंज किए जाते हैं। तो ईरान का जो प्रोग्राम है, देखिए अब मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि उसमें सर जाएगी जी। कब तक कर सकेंगे ये तो कोई तारीख देना इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन जी। कभी हमें पता नहीं है कि मुझे वाइंड अप की तरफ जाने, और मैं चाह रही हूँ इसी मौजू पे टीपू का भी एक जवाब आ जाए। टीपू, ईरान ने तो अपनी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की, बल्कि उन्होंने तो बड़े बहादुरी से ये कहा कि हमने अपने न्यूक्स की पोजीशन चेंज कर दी, हमले से पहले हमारा कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ। ऑन दी अदर हैंड इजराइल ने ये क्लेम किया कि 50 से 70% ईरान की अटैक करने की सलाहियत को मुतासिर कर दिया है। आपके ख्याल में क्या ये एक परमानेंट सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी, सीज़ फायर, या फिर बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँच सकता है मामला और अमरीका दोबारा इन्वॉल्व हो जाएगा और सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा? मुझे लग रहा है कि जब तक ट्रंप पावर में है तो इजराइल की तरफ से यानी दोबारा मुझे नहीं लग रहा कि कोई हमले की तैयारी होगी या हमले की कोशिश की जाएगी। बल्कि ट्रंप की तरफ से तो ये भी इतलात आ रही हैं कि नेक्स्ट वीक जो है वो गजा के हवाले से भी सीज फायर की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं, और इजराइल तो क्लेम कर रहा है, और उसमें यानी इस हद तक वो न्यूक्लियर जो वहाँ पे इंस्टॉलेशन उनको टारगेट करना किस हद तक वो तबाह हो गई हैं वो तो कंट्रोवर्शियल है, डिस्प्यूटेड है। लेकिन जो मिलिट्री उनकी हाई कमांड थी उनको जिस तरीके से टारगेट किया गया, फिर कुछ जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट वगैरह थे, वो जो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी मोसाद की तरफ से, तो वो यानी सक्सेसफुल रही, और वो खुद यानी ईरानियन ऑफिशियल अपने मीडिया के जरिए भी उस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो आप अगर ये पूछें कि विनर कौन है, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से ईरान ने सर्वाइव किया है, क्योंकि इजराइल तो बीच में यूएस को भी लेके आया था इस जंग में, लेकिन जिस तरीके से सर्वाइव किया है तो वो मेरे ख्याल में बड़ी अचीवमेंट है। और अभी ईरान के पास मौका भी है कि वो इंटरनल जो उनकी अपनी डिफेंस है वो उस पर ज़्यादा वो फोकस करें। इन स्टेट के वो जो प्रॉक्सीज के जरिए वो पूरे रीजन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी। बहुत शुक्रिया एहसान टीपू और जनरल जाहिद महमूद प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और अब बात करेंगे पाकिस्तान में होने वाली क्लाइमेट चेंज के हवाले से, जिसके बारे में बज़ाहिर अथॉरिटीज़ बड़ी अनअवेयर नज़र आती हैं, लेकिन जो मुतल्लिका इदारे हैं पिछले 10 सालों में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पाकिस्तान में हालिया बारिशों से लेके पिछले साल की बारिशों तक 300 से 500% इजाफा, मिलियंस लोग इसमें बेघर हो रहे हैं, इसका बजट बहुत कम है। दुनिया के लिए ये एक सब्जेक्ट बन चुका है, लेकिन पाकिस्तान में इसको संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। जिस तरह के वाक़यात हमने सवात में कुछ दिन पहले देखे, 18-20 लोग बह गए क्योंकि लोग तजावज़ात को सीरियसली नहीं लेते, इस बात को सीरियसली नहीं लेते कि दरियाओं के बंद को मजबूत रखना चाहिए या दरियाओं के रास्ते में कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो अवेयरनेस से रिलेटेड हैं, और क्लाइमेट के हवाले से बदकिस्मती से हमारा मुआशरा, हमारे इंस्टीट्यूशंस बड़े गैर ज़िम्मेदार नज़र आते हैं। क्यों हमारे लिए बड़ी ख़बर और बड़ा मौजू क्यों नहीं है? वक्ती तौर पे तो कह दिया जाता है कि बहुत तैयारी है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो तैयारी हम विटनेस नहीं करते। मरियम शब्बीर साहिबा में ज्वाइन करिए, माहिर माहौलियात हैं। बहुत शुक्रिया मरियम आपका वक्त के लिए। मरियम, आज से चंद साल पहले तक क्लाइमेट चेंज को हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे, इसे संजीदा नहीं लिया जाता था, लेकिन अब ये एक अनडिनाबल रियलिटी बन चुकी है। यूरोप में लोग हीट वेव्स विटनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में गर्मी के जो रिकॉर्ड्स हैं दहाइयों से वो रिकॉर्ड टूट चुके हैं। गिवन द स्केल एंड द इंटेंसिटी ऑफ दीज क्लाइमेट शिफ्ट्स, ये कितना अहम मसला है और इसे नेशनल ग्लोबल प्रायोरिटी के तौर पर ट्रीट करना कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल बतूल, देखिए कि ये जो क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान में इशू है, आपने एक तो जो जिक्र भी किया सवात में अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ फ्लैश फ्लडिंग की वजह से, जो कि अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल की वजह से होता है, जो कि क्लाइमेट चेंज
तो है ही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होती हैं, वो कॉज करती हैं, प्राइमरी रीज़न वो होती है, लेकिन जो सेकेंडरी रीजंस होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो एग्रोवेट करती हैं इस सिचुएशन को। मिसाल के तौर पर सवात इंसिडेंट को आप देखें तो इससे 2-3 चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, जिसमें एक का आपने जिक्र भी किया कि तजावज़ात जो वहाँ पर हैं। आप देखें कि जो 2022 की फ्लडिंग थी उसमें हमने देखा कि जो सवात के दरिया के किनारे जो होटल्स थे वो बह गए थे, गिर गए थे, और तभी हमने विटनेस किया न्यूज़ मीडिया और डिफरेंट रिपोर्ट्स में कि अच्छा ये इलीगल तजावज़ात हैं, जिन्होंने ट्रैवल किया उन्होंने तो देखा था वो वहाँ पर क्यों हैं। अब देखेंगे जो इलीगल तजावज़ात होती हैं उनको इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो लोकल गवर्नमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट्स आपके होते हैं वो अप्रूव करते हैं। तो दिस इज़ अ गवर्नेंस फेलियर कि हमारे इंस्टीट्यूशंस ने इस तरह के प्रोजेक्ट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बगैर क्यों अप्रूव किए। ये कानून है पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल है कि जिधर जिधर दरियाए सिंध के ऊपर भी जिस तरह के होटल्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएं तो वहाँ पर अताबाद लेक के ऊपर आपको नज़र आते हैं, तो ये आपके पानी की पोल्यूशन क्रिएट करते हैं क्योंकि अनट्रीटेड सुएज उसमें जाता है। जो आप तजावज़ात करते हैं तो आपकी जो सॉइल होती है वो आपकी जो है वो बहना शुरू होती है, इरोजन आपकी कॉज करती है, जिसकी वजह से सैलाबी रेले जो है वो ज़्यादा तबाही के साथ जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। अब ये कितना ज़रूरी है, एब्सोल्युटली आप देखें कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को पाकिस्तान में देखें तो आपके ना सिर्फ वो सेहत को मुतासर करता है, लोगों की हेल्थ इकोनॉमी से रिलेटेड है, ना सिर्फ आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन मरियम मैं अपने सवाल को एम्फसाइज करूंगी, ऑल्दो आपने बहुत मालूमात से भरी बातें की हैं, जो संजीदगी है पहले तो वो बताए ना कि वो हम वाई आर वी नॉट स्केयर्ड ऑफ द फैक्ट कि ये बड़े ट्रिकी मामलात हैं। जिस तरह से इस्लामाबाद में बारिशें होते हैं, जो हेल स्टॉर्म आता है वो कितना अनप्रेसिडेंटेड है, वो पहले होने वाली जिस तरह की आंधी तूफ़ान चलता है वो इससे कितना मुख्तलिफ है। इसको अथॉरिटीज़ संजीदा क्यों नहीं लेती? जी बिल्कुल बतूल, मैं उसी तरफ आ रही थी कि इनको अथॉरिटीज़ इसलिए संजीदा नहीं लेती कि उनको समझ नहीं आती कि ये जो डिफरेंट तरह की इकोनॉमीज़ पे हमारा इम्पैक्ट हो रहा है इसकी अंडरलाइन कॉज क्लाइमेट चेंज है। आप देखें कि हीट वेव की वजह से जो डेथ्स इतनी ज़्यादा लोग की होती हैं, फ्लैश फ्लडिंग और फ्लडिंग की वजह से जो आपके लोगों का सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ख़त्म हो जाता है, जिनके जानवर बह जाते हैं, तजावज़ात बह जाती हैं, घर बह जाते हैं, ये आपका जो डिस्ट्रक्शन है, लॉसेस, ये आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हैं। इसके अलावा लोगों की जानें तो जाती हैं, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, सेहत जो मुतासर करती है। फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से आप देखेंगे फसलें बोने और काटने का जो ड्यूरेशन है वो शिफ्ट हो गया हुआ है, जिस पर काम नहीं किया जा रहा, और बहुत इंटेंस किस्म का जो माहौल हो गया है, यानी कि जो दर्जा हरारत बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से आपकी फसलें जो है वो क्लाइमेट रेजिस्टेंट नहीं रही हैं। तो वो आपका फिर एग्रीकल्चर के ऊपर भी इम्पैक्ट है, यानी कि आपकी इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट। मरियम, चाह रही हूँ कि एक और सवाल आप इसमें शामिल कर लें, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मरियम, चंद दिन पहले सवात में एक वाक़या हुआ, इसका एक पॉलिटिकल एंगल तो है ही, इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमत की मुजरिमाना गफलत भी है, लेकिन ये बताएं कि हर साल सैलाब आते क्यों हैं और इनकी इंटेंसिटी में इतना इजाफा क्यों होता है? ये बड़ा बेसिक सवाल है। इसमें हमने इतने एक्सटेंसिव रिसर्च आर्टिकल्स, मुझे खुद इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, ख़ासतौर पे पिछले 5-7 साल से जिस तरह के सैलाब पाकिस्तान में आ रहे हैं। बट इर्रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि जितना पब्लिश हो रहा है मवाद इस हवाले से, उतनी कार्रवाई नज़र नहीं आती हमें। पाकिस्तान में इस तरह के सैलाब ज़्यादा आना, पाकिस्तान में इसकी इंटेंसिटी बढ़ने की क्या वजूहत है? जी इसके बहुत सारे एंगल्स हैं इस सवाल के जवाब के। ऑफ कोर्स पहला तो आपको ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है वो आपके अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल करता है। आप देखें कि कभी आप पाकिस्तान में ऐसे मंथ्स होते हैं जिसमें बिल्कुल पानी नहीं होता, वाटर स्कैर्सिटी की हम बात करते हैं, फिर ऐसे हालात आते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और हमसे संभाला नहीं जाता है। तो जो कॉज है प्राइमरी, जैसा कि मैंने बताया, वो क्लाइमेट चेंज है, लेकिन जो फेलियर और जो नुकसानात इससे होते हैं उसमें इंस्टीट्यूशंस की फेलियर है। आप देखें कि जो NDMA है वो आपकी वार्निंग तो इशू करता है, लेकिन द वे दैट वार्निंग इज बीइंग कम्युनिकेटेड, आप मुझे बताएं कि उनकी वेबसाइट्स पर या उनके प्रेस रिलीजेस कितने लोग जाके पढ़ते हैं अगर उन्हें कहीं तफरीह के लिए प्लान करना होता है। मेरा नहीं ख्याल कि जिन लोगों को पता है कि वार्निंग्स वो इशू करते हैं वही करते हैं। तो आप देखें कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वो आपकी SMS के जरिए अर्ली वार्निंग सिस्टम करते हैं। इसको अर्ली वार्निंग सिस्टम बोलते हैं कि अच्छा आपको पहले से पता है कि आपके सैलाब आने वाले हैं क्लाइमेट चेंज रीजंस की वजह से, तो आप कितने तैयार हैं। हमारी
प्रिपेयर्डनेस नहीं है। आप देखें कि 2010, 2012, 2015, 2022 कितने सैलाब आ चुके हैं, और ये सिर्फ मैं 2000 की बात करें, उससे पहले भी बहुत सैलाब आ चुके हैं पाकिस्तान में। हम अभी तक, हमारे इंस्टीट्यूशंस अभी तक क्यों नहीं प्रिपेयर्ड? क्योंकि आप देखें कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके रोल्स ओवरलैपिंग हैं। बहुत सारे आपके फेडरल और प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट जिसमें क्लाइमेट चेंज एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों सारे हुकूमतों की जो पाकिस्तान में है। तो उस बिल्कुल मरियम, आप सही कह रहे हैं कि पीडीएमए एनडीएमए पे जिम्मेदारी डालती रहती है, एनडीएमए पीडीएमए पे जिम्मेदारी डालती रहती है, और वो एक बाकायदा बहस है जो हम बार बार करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में हमने ऐसी बहुत सारी विटनेस की हैं वीडियोस जिसमें लोग खुद इंटरेस्टेड हैं दरियाओं के दरमियान में जाने पे या कोई ऐसी एडवेंचरस वीडियो बनाने में। ये एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया है जो हमारे अंदर भी है। ये दोनों तरह से इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। बहुत सारे वाक़यात अथॉरिटीज़ की गफलत की वजह से होते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जो लोगों की अपनी बेवकूफ़ी की वजह से और अपनी जान को ख़तरे में डालने की वजह से होते हैं। जी बिल्कुल बतूल, आप देखेंगे ये जो लोग ट्रैवल करते हैं शहरों से इन नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ या पहाड़ी इलाकों की तरफ, वो इलाकों से अवेयर नहीं होते हैं। उनको नहीं पता होता है कि यहाँ पे अचानक से सैलाब आ सकता होता है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि माजी में भी ऐसे वाक़यात 2022 में भी हमें एक वाक़या देखने को मिला था जिसमें 4 से 5 भाई एक ही फैमिली के थे जो बहुत घंटों तक स्ट्रैंडेड रहे थे। लेकिन ऑन दी अदर साइड हमने ये भी देखा कि ग्लेशियर मेल्ट की वजह से एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली की खातून मेंबर स्ट्रैंडेड हो गई थी। उनके लिए आधे घंटे के अंदर अंदर हेलीकॉप्टर पहुंच गया था। तो आप देखें कि कुछ तो आपका कितना वेल कनेक्टेड है पाकिस्तान में पावरफुल सेक्टर्स के साथ, उसकी वजह से भी आपको बचा लिया जाता है। लेकिन बात आपकी वहीं पर आती है कि आप हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आप देखें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली है, इससे मैं बिल्कुल इनकार नहीं करती। लेकिन जो लोग शहरों से हीट वेव की वजह से नॉर्दर्न एरिया की तरफ आ रहे हैं, वो इलाकों से अवेयर नहीं होते हैं कि अचानक सैलाब, जैसे सवात की हम पर्टिकुलरली बात करें तो मैंने बाकायदा मीडिया क्लिप्स फैमिली मेंबर्स जो बचे हैं उनके देखे हैं। उन्होंने कहा कि ना तो उन्हें चीज होटल्स में स्टे करे थे, उन्होंने कोई इस तरह की वार्निंग दी थी कि यहाँ सैलाब आ सकता है, बल्कि उन्होंने ही दरिया के किनारे चारपाइयाँ बिछा के नाश्ते का टूरिस्ट के लिए बंदोबस्त किया था कि यहाँ बैठ के आप इंजॉय करें। इसके अलावा आप देखें कि जो लोकल्स हैं, उन्होंने कहा कि ना हमें किसी लोकल से सुनने को मिला, ना कि साइन बोर्ड हमें मिले कि यहाँ पे सैलाब आने वाला है। तो आप देखें कि एनडीएमए ने और पीडीएमए ने वार्निंग तो दे दी, लेकिन आपने क्या इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कैसे किया? आपने सिर्फ वेबसाइट पर डाला या सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तो मरियम, फिर किस तरह का वेदर डैशबोर्ड है जो बनाया जा सकता है? और चूंकि आप एक्सपर्ट हैं इस मौजू के ऊपर, तो बैनुल-अक़वामी तौर पे हमें कौन सी ऐसी मिसालें मिलती हैं, किस मुल्क को हम फॉलो कर सकते हैं? जैसे पाकिस्तान में जब स्मॉग का मामला था तो बहुत सारे एयर प्योरीफायर्स की इंटरनेशनल टेक्निक्स जो पंजाब गवर्नमेंट में स्पेसिफिकली अडॉप्ट की हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेकिंग अ वेदर डैशबोर्ड, आपको क्या लगता है कि कौन सा मुल्क है जो बड़ा इंप्रेसिवली काम कर रहा है? जी अनफॉर्चुनेटली आप देखें तो कोई भी मुल्क आपको पूरी दुनिया में ऐसा नज़र नहीं आएगा जो क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत सीरियसली काम कर रहा हो। हाँ, द डिफरेंस इज़ कि जो डेवलप ममालिक हैं उनका डिफरेंस सिर्फ ये है कि उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्ड बड़ा अच्छा करते हैं डिज़ास्टर की सूरत में, और अर्ली वार्निंग सिस्टम उनका बड़ा अच्छा है, यानी कि रिसर्च और जो अर्ली वार्निंग पहले से आती है और इन्फॉर्मेशन और उसको कम्युनिकेट करने का सिस्टम बहुत अच्छा है। आप देखें कि कहीं भी अगर सैलाब या हीट वेव आनी हो, यहाँ जैसे मैं यूएस में बेस्ड हूँ, तो आपको फ़ौरन अलर्ट बीप करके आपके मोबाइल के ऊपर आते हैं कि आपने इस दिन में अपना ट्रैवल एडवाइजरीज आप अकॉर्डिंगली करें। क्योंकि आप देखें कि हर एक को फ़ोन के ऊपर जब इस तरह से बीप करके आपको एसएमएस आएगा वार्निंग का, तो आप डेफिनेटली खोल के पढ़ेंगे कि ये क्या है। तो अगर इस तरह का सिस्टम इंटीग्रेट किया जाए जिसमें आप लोगों के मोबाइल फोन्स के ऊपर जो है वो अर्ली वार्निंग सिस्टम भेजें, और जब इस तरह के वार्निंग एनडीएमए और पीडीएमए करें, तो पीडीएमए की और जो कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स, उनकी ये जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की कि आप एक सर्टन पॉइंट, जो एंट्री पॉइंट होता है टूरिस्ट का, उनको आप वहां से एंटर नहीं होने दें। और जो आपके होटल्स हैं, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है इन इलाकों में, अर्ली वार्निंग अगर आपकी इशू हुई है तो पीडीएमए और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, दे शुड मेक श्योर कि वो होटल्स बंद हों। जब होटल्स बंद होंगे, लोगों को स्टे का जगह ही नहीं मिलेगी, तो लोग उन इलाकों में घुसेंगे ही नहीं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है अभी तक जो हमारा मौजू है उसमें एक एंगल तो बहुत क्लियर हो गया है कि हमें डोमेस्टिकली इसमें क्लियर होने की ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान को एज अ कंट्री बिहेव करने की कौन से इक़दाम लेने चाहिए? क्योंकि रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू अ रिपोर्ट जिसमें ये बड़ा वाज़े तौर पे कहा गया था कि कुछ इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो उन ममालिक को ख़ास तौर पे फ़ंड्स देती हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत इफ़ेक्ट हो, और जहाँ पे कार्बन एमिशन का जो रेशो है वो भी बहुत कम हो। तो पाकिस्तान वाज वन ऑफ द रीजन्स जिनका परफॉर्मेंस इनकरेजिंग था।
लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने वो पैसे क्लेम नहीं किए उस इंटरनेशनल बॉडी से कि हम क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, दूसरे ममालिक से होने वाली कार्बन एमिशन की वजह से इफ़ेक्ट हो रहे हैं, बट वी कुड नॉट क्लेम द अमाउंट। ये चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, जब बात आती है आपकी इंटरनेशनल ममालिक के साथ कोऑर्डिनेशन की, तो डेवलपिंग ममालिक G77 प्लस चाइना ये पिछले 30 सालों से कोशिश कर रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट दूसरे ममालिक के मिशन की वजह से हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज जैसे पाकिस्तान और हमारे जैसे ममालिक में, उनको किस तरह से फंड्स में कंट्रीब्यूट करें, जिसमें पेरिस एग्रीमेंट के अंदर बाकायदा जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कैपेसिटी बिल्डिंग और आपका फंड्स ट्रांसफ़र का वादा किया गया था। लेकिन आप देखें कि पिछले 30 सालों से जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में निगोशिएट हमारे ममालिक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखें कि पैसा डेवलप ममालिक के पास है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो विले क्लेम करते हैं हम, लेकिन वो मटीरियलाइज कभी नहीं होता। उसकी वजह आप देखें कि जो डेवलप ममालिक हैं आपके, उनकी कभी भी ये प्रायोरिटी नहीं होगी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क या इन जैसे दूसरे ममालिक हैं वो कभी भी इन चीज़ों के इम्पैक्ट से निकल आएँ, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होंगे तो उनकी शराइत मानने से फ्यूचर में इनकार करते जाएंगे। आप उनकी प्रायोरिटीज़ में आप देखें कि वो डेफिनेटली उनके पास पैसा है, वो दे रहे हैं, लेकिन वो जंगों में दे रहे हैं, वो आपके क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं दे रहे हैं। तो थोड़ा सा हमें जो 30 सालों से हम एफर्ट करते आ रहे हैं, मैं तो आप एडवोकेट ये करती हूँ कि पाकिस्तान और इन जैसे ममालिक को, इन ममालिक जो रिच ममालिक हैं उनकी तरफ देखने के बजाय हमें अपना नैरेटिव फिक्स करना पड़ेगा। हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हीं से हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिच ममालिक जो उन्होंने ये इम्पैक्ट जो हमारे बिल्कुल मरियम आप दुरुस्त कह रही हैं। और जिस तरह से पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स इफेक्ट हुई हैं, 40% से ज़्यादा इफेक्ट हुई हैं, 13.5 नेगेटिव में चले गई हैं, ये बहुत डिस्करेजिंग फिगर्स हैं जो मैं आपके सामने रख सकती हूँ। तो क्या पाकिस्तान में क्लाइमेट इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है? एब्सोल्युटली, दिस इज़ अ स्टेट ऑफ क्लाइमेट इमरजेंसी सिचुएशन और पाकिस्तान को डेफिनेटली लगानी चाहिए, क्योंकि आप देखें कि जो मैंने गिनाए क्लाइमेट एक्सट्रीम पाकिस्तान में जो पूरा साल चलते रहते हैं, हीट वेव्स गर्मियों में, सैलाब आपके गर्मियों में, अर्बन फ्लडिंग आपकी गर्मियों में, इसके अलावा आप देखें कि सर्दियों में भी आपके इवेंट्स जो है वो चलते रहते हैं, स्मॉग का इशू बहुत शुक्रिया मरियम साहबा जो माहिर माहौलियात हैं प्रोग्राम में थी। आज तक के लिए इतना ही, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।